नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। नज़दीक ही नहीं बल्कि उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्यारे साथियों, अब आप लोगों को या तो मैराथन क्लास चाहिए या अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन स्टडी विद डीके आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन या तो कोई मैराथन क्लास लाता है या फिर आप लोगों के सामने जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिकों की एक रिवीजन क्लास लेकर आता है। तो उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रीड के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है और लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दे रखे हैं, जैसे कि हिंदी भाषा की बोलियां, वर्तनी, वर्णमाला, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द, इनसे संबंधित टॉप 100 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसकी एक रिवीजन क्लास ये होने वाली है। इन सभी टॉपिकों से मिक्स करके आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी का आकलन होता रहे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। यानी प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस क्लास के अंतर्गत टोटल कितने प्रश्न मिलने वाले हैं? महत्वपूर्ण 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये जो 100 प्रश्न होने वाले हैं, केवल यहाँ पर प्रश्न नहीं होंगे, इनकी व्याख्या भी आप लोगों के सामने की जाएगी। बस शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए और क्लास को देखिएगा। और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने पहला प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? मतलब एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा से जो जन्मी भाषा है वह कौन सी है, यह आप लोगों को बताना है। तो प्यारे बच्चों, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है या पाली है? तो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप। अपभ्रंश का मतलब क्या हो जाएगा? विकृत रूप। जो भाषा है उस भाषा का परिवर्तित रूप जो कहलाता है वो अपभ्रंश कहलाता है। तो एक तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली। कैसे हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हिंदी भाषा है इसका जो विकास क्रम है बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा है ये क्या रहा है। जैसे कि आप लोग यदि देखेंगे तो सबसे पहले ये प्राचीन भाषाओं में नाम जिसका आता है वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद जिस भाषा का नाम आता है बच्चों वो है क्या? पाली। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पाली के बाद जिस भाषा का विकास हुआ है वो है प्राकृत। ये आप लोगों को एक के बाद एक याद रखना है। प्राकृत के बाद जिस भाषा का विकास हुआ है बच्चों वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद जिस भाषा का विकास होता है वो है अव्वहट। और अव्वहट के बाद जिस भाषा का नाम आता है, यानी कि अपभ्रंश का विकृत रूप है अव्वहट, और अव्वहट के बाद या तो प्राचीन या फिर कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप लोग देखोगे प्राचीन या फिर आरंभिक हिंदी के नाम से। ठीक, ये इस तरह से हिंदी भाषा का क्या है? विकास क्रम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। आप लोगों को जो प्रश्न मिला है उस प्रश्न की व्याख्या भी मिलेगी ताकि आप लोगों की कुछ कमी यदि रह गई हो पढ़ने में तो उस कमी को यहां पर आप लोगों की पूरा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर जो भारतीय भाषा है, इन भारतीय भाषा का जो विकास हुआ है कौन सी लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अरमाइक लिपि जो है, इस अरमाइक लिपि का विकास का एक लिपि होती है अरमाइक। इस अरमाइक लिपि का जो विकास हुआ है बच्चों, याद रखिएगा, ये हुआ है अफगानिस्तान से। प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो ये जो अरमाइक लिपि है ये कहां पर चलती थी? अफगानिस्तान में। ठीक, वहीं खरोष्टी लिपि की यदि अपन बात करें तो इसका विकास कहां पर हुआ है, या इसमें जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? तो पाकिस्तान से। और ब्राह्मी लिपि का जो विकास हुआ है प्यारे बच्चों, ये कहां पर हुआ है? भारत में हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक अपनी जो नोटबुक है उसमें इनके आंसर लिखिए और आखिरी में मिलाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा ये कि हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो ये गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या सौराष्ट्री लिपि। तो हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है प्यारे साथियों वो है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है?
अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, देवनागरी है। यानी कि वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है इसका प्रचलित रूप कौन सा है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका प्रचलित रूप जो है वो है खड़ी बोली, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। यानी कि वर्गीकरण के हिसाब से यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो जो छत्तीसगढ़ी है वो कहां पर बोली जाती है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, तो ये आप लोगों को बताना है प्यारे साथियों। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, या फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, या पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। यानी कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार आता भी है कि कौन सी भाषा कौन सी बोली के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक, तो यहां मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली है वो कौन सी है, छत्तीसगढ़ी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। केवल छत्तीसगढ़ी नहीं, इसके अंतर्गत अवधी बघेली भी आती है। पूर्वी हिंदी जो है, इस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यदि आप याद रख सकें तो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों अवधी भी आती है, और एक और साथ में कौन सी आती है, बघेली। और अवधी बघेली के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी, मतलब एक और। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यानी कि जो हिंदी है, हिंदी भाषा के अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी है, तो ये पश्चिमी हिंदी क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये उपभाषा है। क्या है, उपभाषा। तो उपभाषा की यदि हम बात करें हिंदी के अंतर्गत, तो आपको यह पता होना चाहिए हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषा है, इन उपभाषा की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, एक तो राजस्थानी हिंदी उपभाषा है, एक पश्चिमी हिंदी है बच्चों। कौन सी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत के अलावा आप योग देखेंगे तो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अलावा प्यारे साथियों यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी बिहारी। ठीक, और बिहारी के अलावा यदि आप लोग देखेंगे तो आपको कौन सी मिलेगी प्यारे साथियों, आप लोगों को मिलेगी पहाड़ी। ठीक, तो ये आप लोगों को अलग अलग या फिर कहीं ना कहीं मागधी और एक अर्ध मागधी, इस प्रकार से आपको 5 यहाँ पर क्या मिले देखने को मिलेगी, आपको ये उपभाषा मिलेगी। ठीक, अब यहां पर पूछा जा रहा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक जो नहीं आती है वो है बघेली, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये किसके अंतर्गत आती है भैया, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है। इसके अलावा यदि देखोगे तो बांगरू या हरियाणवी है। इसके अलावा बांगरू आ जाएगी, या बांगरू को हरियाणवी भी बोला जाता है, हरियाणवी। ठीक, और एक और कौन सी आ जाएगी, तो भैया इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। तो इस प्रकार से हो जाएगी इसके अंतर्गत 5। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 7वां, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत किन अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। प्यारे साथियों हिंदी जो है वो भारत की क्या है, तो हिंदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है ये कब दिया गया है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। इसीलिए 14 सितंबर को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो संविधान में इसका जो उल्लेख दे रखा है वो आर्टिकल नंबर 343 से 351 के मध्य दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, दक्षिणी भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि दक्षिण भारत में हिंदी का जो प्रचार प्रसार का जो मुख्यालय है वहाँ कहाँ पर है, तो हैदराबाद में, बंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी कि जिस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था वही आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम रहा है वो कैसे रहा है, ये आपको बताना है कि पहले कौन सी भाषा का विकास हुआ फिर उसके बाद किसका हुआ, इस प्रकार से आपको बताना है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, ये पाली है ना, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश, मतलब किससे होकर हिंदी का विकास हुआ है या कौन कौन सी पहले आई है। तो आप लोगों को मैंने बता भी दिया था और अब भी बता दूं, तो पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्र और आचार की भाषा, या फिर हिंदी विकास के लिए निर्देश। तो 351 में जो दे रखा है ये याद रखिएगा, हिंदी विकास के लिए निर्देश, ये आर्टिकल नंबर 351 में दे रखा है। चलिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है,
ऑप्शन नंबर ए है 14, बी नंबर 18, 22, 15। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में यदि शामिल भाषाओं की संख्या की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो कुल भाषाओं की संख्या है वो कुल भाषाओं की संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 22। ठीक, यानी कि आज वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। लेकिन मूल रूप से यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें मूल रूप से भाषाओं की संख्या कितनी थी प्यारे साथियों, तो मूल रूप से भाषाओं की संख्या थी 14। बाद में जो भाषा है 6 और 2 8 भाषाएं उनको शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। तो हिंदी का जो विकास हुआ है यानी कि हिंदी की जो जननी है वो किसको कहा जाता है, तो हिंदी की जो जननी है प्यारे साथियों वो कहा जाता है संस्कृत को। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था, यानी कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 2018 में कहां पर आयोजित किया गया था, नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो मैं विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि यहां से भी बहुत अच्छा प्रश्न आता है। विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर प्रश्न यह है कि विश्व में हिंदी की एक अलग पहचान बनाने के लिए सबसे पहली बार 10 जनवरी 1975, ठीक, तो 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पूछा जा सकता है पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को कहां पर किया गया, नागपुर में, पूरे विश्व में हिंदी की पहचान बनाने के लिए। इसीलिए 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। आपसे पूछा जाए बच्चों तो विश्व हिंदी दिवस कितनी तारीख को, 10 जनवरी को। बाकी 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, मॉरिशस, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। मतलब भारोपी का मतलब क्या है बच्चों, तो भारोपी का मतलब होता है जिसमें भारत शामिल हो और एक तरीके से यूरोप शामिल हो। तो भारोपी, भारत और यूरोपी इन दोनों को मिलकर बनाया गया है भारोपी। तो मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी, तो भारोपी परिवार की जो भाषा नहीं है यह आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, मलयालम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों कि जो हिंदी भाषा है इस हिंदी भाषा के अंतर्गत जो वर्णों की संख्या है वह कितनी है यह आप लोगों को बताना है। 50 है, 51 है, 52 है, 53 है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि 52। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे विद्वानों को लेकर इनके बीच में वर्णों की संख्या को लेकर क्या है बच्चों, तो बहुत सारे विद्वानों को इनको लेकर क्या है, विवाद है। सर कैसा विवाद, कोई व्यक्ति जो है वर्णों की संख्या अलग बताते हैं, कोई अलग बताते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं तो जो किशोरीदास वाजपेयी जैसी, किशोर, ठीक, किशोरीदास वाजपेयी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आता है। किशोरीदास वाजपेयी, जो किशोरीदास वाजपेयी है इनके अनुसार वर्ण की संख्या की यदि हम बात करें तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार वर्ण की संख्या है 43, ठीक। वहीं प्यारे साथियों कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो वर्णों की संख्या यदि आए पूछे तो इनके अनुसार वर्णों की संख्या अलग है, इनके अनुसार वर्णों की संख्या है 46, ठीक। वहीं यदि देखा जाए प्यारे बच्चों उदय नारायण तिवारी, ये भी जो विद्वान है उदय नारायण तिवारी, तो इनके अनुसार भी वर्णों की संख्या अलग अलग है। तो उदय नारायण तिवारी के अनुसार यदि पूछा जाए, नाम देकर पूछा जाए कि इनके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो इनके अनुसार वर्णों की संख्या 51, ठीक। और वहीं प्यारे बच्चों एक और आप लोगों के सामने पूछा जा सकता है और वो है धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। किसके अनुसार, धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है तो धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वर्णों की संख्या हो जाएगी 53। तो हर एक विद्वान के अनुसार अलग अलग यहाँ पर वर्णों की संख्या मिलने वाली है जो कि आप लोगों के सामने मैंने बता दिया है। बाकी इसका मुख्य रूप से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जो कि है 52, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 16वां प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ मतलब कि छत्रपति, तो छत्रपति का जो क्रम है वो किसके बाद आता है, का के बाद, छा छाता के बाद, त्रा त्रिशूल के बाद, ज्ञानी के बाद। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर छत्रपति का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये जो छत्रपति है ये कैसा व्यंजन है, ये व्यंजन है और व्यंजन में भी कैसा व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन। सर संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या, जो दो व्यंजनों के मिलने से बनता है। तो इस व्यंजन का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है का से और कहीं ना कहीं षटकोण से, ठीक। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम आता है वो किसके बाद आता है बच्चों, का के बाद आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न,
छत्रपति ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये जो लिखा है छत्रपति ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत, घोष वर्ण के अंतर्गत, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, तालव्य के अंतर्गत। तो अभी आप लोगों को बता ही चुका हूं ये किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि दो वर्णों के मिलने से बना है। चलिए अगला है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण का मतलब होता है जिस वर्ण के उच्चारण में घोष उत्पन्न नहीं होता है प्यारे साथियों, उनको बोला जाता है कहीं ना कहीं क्या, अघोष। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अघोष के अंतर्गत आने वाला कौन सा है ये आपको बताना है। छोटा आ है, जा है, हा है, सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सा, जो कि अघोष के अंतर्गत नहीं आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है, क्योंकि ये अघोष के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 20वां। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घा से घड़ी नामक शब्द है, अक्षर है, इसका उच्चारण कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो घा का जो उच्चारण स्थान है बच्चों याद रखिएगा ये कंठ है, यानी कि कंठ से इसको बोलने में या इसको उच्चारण करने में ध्वनि कहाँ से आती है? कंठ से आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो का वर्ग है, ये का वर्ग जो है पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है? कंठ के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा का, खा, गा, घा, इंगा, है ना, का, खा, गा, घा, इंगा। यदि आप इनको देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चलेगा प्यारे साथियों कि ये कैसी ध्वनि है, कंठ ध्वनि। चलिए इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ढक्कन है, ज्ञा है, डमरू है, या फिर ये डमरू नहीं, इंगा है या ई है। तो यहाँ पर संयुक्त, पहली बात तो आपको ये क्लियर करना है कि व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है या स्वर के बारे में। तो जब स्वर के बारे में पूछा जा रहा है तो ये तो आएगा ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 21वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? ढक्कन, ज्ञा, इंगा या फिर ई। यहां पर बात हो रही है संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ज्ञा। यदि हम बात करें तो यह किन वर्णों के मिल से बना हुआ है? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पर 4 वर्णों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो अलग अलग वर्णों के मिलने से बने हुए हैं। जैसे कि यदि आप लोगों को पता हो तो यहां पर ज्ञा ज्ञानी की यदि हम बात करें तो यह जा और इंगा से मिलकर बना हुआ है। किससे? ये जा और इंगा से मिलकर बना हुआ है क्या? ज्ञानी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब जो दांत के सहयोग से नहीं बोला जाता, ये आपको बताना है। ता तराजू है, ना है, दा है, टा है। तो दंत से नहीं बोले जाने वाला शब्द पूछा जा रहा है आपसे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टा। बाकी ता, ना, दा, इन तीनों का उच्चारण करते समय आपको दांत की आवश्यकता लेनी ही पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 23वां। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुस्वर कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। 24। छत्रपति वर्ण किसके संयोग से बना हुआ है? तो का प्लस, ये यहां पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, षटकोण है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसके नीचे हलंत है। तो का प्लस षटकोण से, का प्लस छा से, का चा से और का शा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा का और षटकोण से, इन दोनों के मिलने से बना हुआ है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। देखिए 25। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहां पर हिंदी वर्णमाला में किसकी बात हो रही है भैया? स्वरों की। इससे पहले किसकी बात हुई थी? वर्णों की बात हुई थी। तो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह तो हो जाएगा प्यारे साथियों क्या? 13। यानी कुल की यदि अपन बात करें तो 13 हो जाएगी। बाकी आप लोगों को मैं यहां पर बता दूं कि स्वर की संख्या को लेकर भी बहुत सारे लोगों के बीच में क्या है? विवाद है, जो कि अलग अलग विद्वानों ने इनकी संख्या अलग अलग मानी है। तो यदि प्रश्न जैसा पूछा जाता है उसके अनुरूप यदि कुल संख्या पूछा जाए आपसे कि स्वरों की स्थिति जो है या स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 13 बताना है। और वहीं सामान्य स्थिति में पूछा जाए आपसे कि सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों सामान्य स्थिति के अनुसार जो स्वरों की संख्या है यह हो जाएगी आप लोगों की 11। और वहीं यदि आप लोगों से ऐसा पूछा जाए शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से, किसकी? यानी कि जिन्हें आप बोलते हो उनके हिसाब से शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से यदि आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप लोगों को बताना है इनकी संख्या कितनी? 10। तो यहां पर कुल पूछा जाए तो 13, सामान्य स्थिति में 11, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से 10। यह आप लोगों को बता दिया है अलग अलग करके। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि आ से लेकर आहा तक जो वर्ण है इनको हम क्या मानते हैं? स्वर मानते हैं। तो अब इसमें जो शामिल नहीं है वो क्या आ जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। तो इसमें आ है, ऊ है, ए है या इंगा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 27। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? जो टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता ये आपको बताना है। तो ठा, दा, अणा, घा, तो टा वर्ग के अंतर्गत जो आने वाला नहीं है, जो कि वेरी टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि टा वर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है। ठीक, तो यहाँ पर 27 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि घा है। क्योंकि घा जो है एक तरीके से यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो ये का वर्ग का है। कौन से वर्ग का है? का वर्ग। अब आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि टा वर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है। ठीक, तो यहाँ पर टा वर्ग के अंतर्गत यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो टा है, ठा है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो डा है, ढा है और अणा है। तो इस प्रकार से ये पांचों के पांचों जो है कौन से वर्ग में है? टा वर्ग में। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पर ठटेरा भी है और अणा भी है, लेकिन यहाँ पर ये डा है। तो बच्चों ये दा नहीं है, ये अणा इस टाइप से बना है, ढक्कन बना है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या को लेकर कोई विशेष विवाद नहीं है। इनकी संख्या समानता है। यदि देखा जाए 32, 34, 33, 36, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है बच्चों याद रखिएगा वो है 33। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए स्वर को यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर, किसके प्रयोग के आधार पर बच्चों? जीभ। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो अग्र स्वर होते हैं जीभ के आधार पर, ठीक है। वहीं यदि देखा जाए तो एक मध्य होता है और एक और कौन सा होता है? पश्च। यानी कि जीभ की सहायता से इस प्रकार से इनको तीन हिसाब से बोला जाता है, अग्र, मध्य और पश्च। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पश्च आप लोगों से। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा आ। यानी कि जो बड़ा आ है ये कैसा है? पश्च है। तो इसके अंतर्गत यदि देखा जाए बड़ा आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना, पश्च स्वर के अंतर्गत। ठीक, वही मध्य में क्या आता है? तो मध्य में आता है प्यारे बच्चों आ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अग्र में क्या आता है? तो ई, बड़े ई, ए और आई, ये आते हैं किसमें? अग्र में। बाकी पश्चिम में मैंने आपको ऊपर बता ही दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं क्या हो बच्चों? इस प्रकार से ये बिंदी हो, मतलब कि ये बिंदी केवल एक में होती है, वो होती है विसर्ग में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, यानी कि विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ए, जो कि है आपके सामने विसर्ग। अब यहां पर संयुक्त व्यंजन जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एक तो छत्रपति है, एक त्रिशूल है, एक ज्ञानी है और एक और कौन सा है? स्रा है। ये चार वर्ण जो है ये संयुक्त व्यंजन है बच्चों। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार जब हम लोग इनको लिख ही चुके हैं, तो छत्रपति का और षटकोण से मिलकर बना होता है। त्रिशूल जो है वो ता और रा के मिलने से बना होता है। ज्ञानी के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जा प्लस इंगा के मिलने से बना होता है। और स्रा के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, जो शा और रा से मिलकर बना होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इनके नीचे हलंत लगना अति आवश्यक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, अब आप लोगों को यहाँ पर वर्तनी बतानी है कि शुद्ध वर्तनी क्या है। बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लिए गए हैं और सभी टॉपिकों को कवर करने की कोशिश की गई है आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों ने जो तैयारी की है उस तैयारी का आकलन आप लोगों को सही तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर बस आप लोगों को अपनी वर्तनी को ध्यान देना है कि कैसी लिखी है। तो 31 नंबर का प्रश्न है, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतः ध्यान। तो आप किस प्रकार से इसको सही लिखते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंतर्धान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, शुद्ध वर्तनी का चयन। इसमें आपको लगभग 10 से 15 शुद्ध वर्तनी देखनी है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कौन से शब्द कैसे लिखे जाते हैं। अधम्र है, अर्धम है, अधर्म है, अधूम है। तो यहां पर आप सभी को पता है अधर्म को हम इस प्रकार से लिखेंगे सी के हिसाब से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 33, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है अनुक्रम, अनुक्रम, अनुकर्म, अनुकर्म। आप लोगों को यहां पर अलग अलग शब्द दे रखे हैं कि कौन कैसे यहां पर लिखा जा सकता है। तो सभी को पता है अनुक्रम यदि हमें लिखना है तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है कि ऋषि को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आप लोगों के सामने दीर्घायु के बारे में पूछा जा रहा है कि दीर्घायु को कैसा लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए,
बी, सी, डी। तो प्यारे बच्चों सभी लोग जानते होंगे कि दीर्घायु को ऑप्शन नंबर ए के मुताबिक लिखा जाएगा। ठीक, चलिए 36 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि श्रृंगार को किस प्रकार से लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रश्न में लगभग 90% लोग इसका गलत जवाब देंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, इसका जवाब कैसे देंगे, गलत जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसको अलग तरीके से लिखते हैं। बहुत सारे लोग ए के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन प्यारे साथियों इसका ए उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ध्यान रखना 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने, वो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी होगा, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। शुद्ध वर्तनी मतलब वापस आप लोगों को बताना है कि अध्येता कैसा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो अध्येता जो लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार लिखा जाता है, या इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, चलिए अगला है कि कवियत्री जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से बी, सी, डी। क्योंकि इनका सबका उच्चारण तो एक जैसा है लगभग, लेकिन इनके लिखावट अलग अलग होती है। वर्तनी का मतलब लिखावट, तो आप लोगों की लिखावट जो सही होनी चाहिए वो सी के हिसाब से होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें चारों में से नक्षत्र के बारे में दे रखा है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, सही वर्तनी यानी कि वापस आप लोगों को शारीरिक जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से बी, सी, डी। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 40वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि शारीरिक इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। आपको शुद्ध बताना है कौन सा है। तो सबका उच्चारण एक जैसा है, उत्तर में बताना है ए, बी, सी, डी। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ए। तो अधिशासी आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो ज्योत्सना जो शब्द लिखा है इनमें से कौन सा सही है, ए, बी, सी, डी। तो 42वें का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी, यानी कि इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है क्वेश्चन नंबर 43, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी, बी, सी, डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए, 43 का ए। चलिए, क्योंकि देखो इसमें आपकी डिक्टेशन के ऊपर है सारी चीजें कि आप किस प्रकार से लिखते हो। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो व्यवहारिक शब्द जो है वो कैसा लिखा जाएगा, व्यवहारिक, व्यवहारिक, सी, डी। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावहारिक इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संधि को लेकर आप लोगों के सामने प्रश्न रखा गया है कि घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो घुड़दौड़ का आप लोगों को सही से संधि विच्छेद करके बताना है कि घुड़दौड़ का सही से विच्छेद क्या होगा। तो घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने घोड़ा प्लस दौड़। क्या हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी बच्चों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है 46, महोदय, महोदय का सही विच्छेद क्या होगा। महो प्लस उदय, महा प्लस उदय, महान प्लस उदय, या महा प्लस उदय। तो प्यारे बच्चों महोदय का जो सही विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस उदय। तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है। तो संधि की यदि अपन बात करें तो संधि के बारे में ये दो वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, ये दो वर्णों के मेल को ही एक तरीके से प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, संधि। और संधि के अंतर्गत ही क्या होता है, विच्छेद होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, महोदय का सही उत्तर है डी। ठीक, यानी कि 46 का हो जाएगा डी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब महोदय में यदि देखा जाए तो महोदय में संधि कौन सी होगी, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है, महोदय शब्द के अंतर्गत जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी गुण संधि। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। महोदय में जो संधि है वो है गुण संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 47, तन्मय का सही संधि विच्छेद है।
तन में जो है इसका सही विक्षेप तन प्लस में, तट प्लस में, तत् प्लस में या ते प्लस में। तो क्वेश्चन नंबर 47वें का सही उत्तर हो जाएगा तत् प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर जो है ता का परिवर्तन होता है ना में, यानी कि पहले वर्ण का यदि देखोगे आप तो कहीं ना कहीं पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो ये ता जो है इस ता वाली लाइन में, ता के बाद यदि देखोगे था, दा, धा और ना, इस प्रकार से ये ता वर्ग है। तो ता वर्ग जो है अपने कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाता है पांचवें वर्ण में। तो इस नियम को जो बोलते हैं वो व्यंजन संधि का नियम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें जो संधि आ जाएगी वो कौन सी संधि आ जाएगी? व्यंजन संधि आ जाएगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है 48 कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस धरण, उत प्लस अण, उत प्लस हरण या उद प्लस रण। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, उत प्लस हरण। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ता वर्ग जो है ये अपने पहले वर्ण के कौन से वर्ण में परिवर्तित हो रहा है? तो ये हो रहा है तीसरे, ता, था, दा, धा। इस प्रकार से यदि देखोगे आप तो ये कहीं ना कहीं ता, था, दा, धा, ना, तो ये पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होने का नियम है, जो भी कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का नियम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, और कहीं ना कहीं यदि देखोगे आप व्यंजन संधि के नियम में ये ता जो है ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, या फिर ये जो हा है ये हा किस में बदल जाता है? धा में बदल जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है तेजो में का सही विच्छेद क्या होगा? तो तेज प्लस ओ में, तेजहा प्लस अमे, तेजहा प्लस में या तेजो प्लस में। तो 49 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तेजहा प्लस में। और जहां भी आपको यहां दिख जाए इस प्रकार से दो बिंदी, तो यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी बच्चों? विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न है 50वां, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राके प्लस सा, राक प्लस ईस, राका प्लस ईस या राका प्लस ईस। तो प्यारे बच्चों यहां पर यदि देखोगे आप तो यहां पर जो संधि होगी वो संधि होगी राकेश के अंतर्गत गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहां पर एक बात और आप लोगों को पता होना चाहिए, संधि जो है ये कितने प्रकार की है? तो सामान्यतः संधि जो है बच्चों वो 3 प्रकार की है। एक है स्वर, ठीक, एक है व्यंजन और एक है कौन सी? विसर्ग। और बाकी यहां पर आपको ये भी पता होगा कि स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी 5 प्रकार की है? दीर्घ संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, ठीक, यण स्वर संधि है और एक है अयादि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए 51, निरोग में किस प्रकार की संधि है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो निरोग में यदि देखा जाए तो इसका विच्छेद जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों निहि प्लस रोग। क्या होगा? निहि प्लस रोग। ये जो ना पे इधर की मात्रा है ये फिर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है, तो यह है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है ये? विसर्ग संधि है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये विसर्ग संधि का विशेष नियम है, जिसमें कहीं ना कहीं जो छोटी की मात्रा है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 52, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो निर्जन में प्रयुक्त संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या होता है? तो निहि प्लस जन होगा। ठीक, ये जो विसर्ग है ये रा में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर भी होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है 53, वातानुकूलन का सही विच्छेद क्या होगा? आप लोगों को बताना है कि वातानुकूलन का सही विच्छेद क्या होगा। वात प्लस अनुकूल, बात प्लस अनुकूल, वाता प्लस अनुकूल या वाता प्लस अनुकूल। तो वातानुकूल का जो सही विच्छेद हो जाएगा प्यारे बच्चों वात प्लस अनुकूल। और इसमें यदि देखोगे तो इसमें बड़ा की मात्रा बीच में आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 54, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका सही विच्छेद बताना है। ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, केवल ब्रह्म प्लस अस्त्र या केवल अस्त्र प्लस ब्रह्म। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो 54 का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ब्रह्म प्लस अस्त्र। यहाँ पे भी छोटा आ है और छोटा आ, जब छोटा आ और छोटा आपस में मिलता है तो यहाँ पर बड़ा आ का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर भी संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। चलिए 55, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उच्च प्लस श्वास है, उत प्लस श्वास, उद प्लस श्वास या उच्च प्लस श्वास। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके नीचे हलंत है, उत प्लस श्वास, यानी कि 55 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। और आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है, यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? ये व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 56,
प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस युत्तर, प्रति प्लस उत्तर। यहाँ पर छोटा ऊ है, मतलब बड़ा ऊ है, और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो बस इन दोनों में से ही बताना है। तो इन दोनों में से आप लोगों को क्लियर करना है। तो इसमें आ जाएगा प्रति प्लस उत्तर यानी कि छोटा ऊ। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो प्रत्युत्तर में यदि देखोगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो संधि आप लोगों को देखने को मिलेगी वो संधि हो जाएगी प्रत्युत्तर में आप लोगों के सामने यण स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? यण स्वर संधि। या फिर प्रत्युत्तर हो जाए या फिर प्रत्युपकार हो जाए। ठीक, तो प्रत्युत्तर है, प्रत्युपकार है, इस प्रकार के वर्णों में यदि आप देखोगे तो आप लोगों को संधि देखने को मिलेगी यण स्वर संधि, या फिर प्रत्येक हो जाए। ठीक है, चलिए अगला शब्द है 56 के बाद 57। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? नम प्लस स्ते, नम प्लस स्ते, नमः प्लस ते। बताइए। तो 57 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नमः प्लस ते, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 58। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सहा प्लस तोष, सन प्लस तोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। 58 नंबर के प्रश्न का ए है। ये जो माँ है, माँ का जो एक तरीके से लुप्तीकरण हो जाएगा और इसका परिवर्तन एक अनुस्वर में हो जाएगा। ठीक, चलिए 59। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए उत प्लस जबल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल या उत प्लस ज्वाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत प्लस ज्वल। ये जो ता है, इस ता का परिवर्तन जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? जा में हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? तो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विश्व प्लस मित्र हो जाएगा, विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व प्लस अमित्र बराबर विश्वामित्र, और इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो जो गमन शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, इसको यदि आपको कैसा बनाना है, इसका उल्टा बनाना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? गमन का मतलब होता है जाना। यदि आप इसमें आ जोड़ देते हैं तो प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या? आगमन, मतलब किसी व्यक्ति का आना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का 61 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? तो आप लोगों के सामने हो जाएगा प्यारे बच्चों आगमन, मतलब किसी व्यक्ति के आने की बात कही जाएगी फिर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 62। निर्वासित में प्रत्यय है। अब यहाँ पर दो चीजें आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों। एक है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? तो जो शब्द के अंत में, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसको परिवर्तित कर देते हैं, वो कहलाता है प्रत्यय, जो कहाँ पर लगता है? अंत में। और उपसर्ग की यदि अपन बात करें तो उपसर्ग कहाँ पर लगता है? तो शब्द के शुरुआत में जो अक्षर जुड़ा होता है, एक तरीके से शुरुआत में। ठीक, तो शुरू में जो शब्द जुड़ा होता है वो उपसर्ग कहलाता है, और बाद में जो जुड़ा होता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो निर्वासित में प्रत्यय इक है, नी है, सित है, इत है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 62 का डी, यानी कि इत। चलिए 63 है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? ये आप लोगों को बताना है कि जो लेखक शब्द है, इस लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। का लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, आक लगा हुआ है, या अक लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 63 का डी, यानी कि अक शब्द लगा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 64। अनुज जो शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? मतलब जो अनुज है, इसमें ऐसी कौन सी चीज जोड़ दी जाए कि उसके जोड़ देने से वो स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा? इक, ई, आ, ई। तो यहां पर अनुज में यदि हम आ को जोड़ दें तो ये बन जाएगा अनुजा, और अनुजा एक तरीके से क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? लड़की हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का 64 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए सत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे या किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? छोटी ई का, बड़ा आ का, ई का या इक का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आ, यानी कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा बड़ा आ, तो उसकी वजह से हो जाएगा सुता। चलिए अगला प्रश्न है 66। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी कि
उपसर्ग की बात हो रही है, मतलब आगे हमें कुछ जोड़ना है तो आगे जोड़ना पड़ेगा आ, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 66 का हो जाएगा सी, अस्पृश्य। चलिए 67 है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल में आपको बताना है उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है, प्र, परा, परि, प्रति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति। क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए भैया अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने 69। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? मतलब इस आचार शब्द के आगे हम क्या लगा दें कि इसका मतलब कहीं ना आचार एक खाने वाला पदार्थ है, लेकिन इसके आगे ऐसा कौन सा शब्द जोड़ दें जिसकी वजह से उसका अर्थ क्या हो जाएगा? जुल्म हो जाएगा। दुराचार, अति, निर, अनु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अति। तो इसकी वजह से हो जाएगा प्यारे बच्चों ये अत्याचार। ठीक, और अत्याचार का मतलब होता है कहीं ना कहीं जुल्म। चलिए अगला प्रश्न है 70। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कौन से प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। अब मतलब आप लोगों को यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि भैया कृदंत क्या होता है। ठीक, तो कृदंत का मतलब होता है प्यारे बच्चों कृत प्रत्यय से बने शब्द। कौन से प्रत्यय से? कृत प्रत्यय से। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कृत प्रत्यय से बने शब्द, से बने शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कृदंत मतलब कि एक तरीके से हो जाएगा कृत प्लस अंत। कृत प्लस अंत बराबर हो जाता है क्या? कृदंत। तो रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु, यहां पर यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो 70 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिकाऊ। क्या हो जाएगा? बिकाऊ हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 71। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है ये आपको बताना है। दिखावा में, चढ़ावा में, लावा में, भुलावा में। तो कहीं ना कहीं इनमें से देखो जो प्रत्यय होता है, जो शब्द होता है, शब्द का जो मूल रूप, प्रत्यय का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रत्यय का जो मूल रूप होता है बच्चों वो कहलाता है धातु। ठीक, ये याद रखिएगा कि जो प्रत्यय होता है या फिर जो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? प्रत्यय है। या फिर प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने यहाँ पर क्रिया भी आ जाए कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक, तो चढ़ावा में से चढ़ धातु है, भुलावा में से भूल धातु है, दिखावा में से दिख धातु है, लेकिन लावा में से क्या है? तो बच्चों लावा में कोई धातु देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी। 71 का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है 72। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? मतलब आपको बताना है जो एक समूह का बोध ना कराए वह कौन सा है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो लोग में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वर्ग मतलब कि बहुत सारे लोग, इसमें भी बहुत सारी चीज शामिल हो सकती है, गण भी एक समूह है, लेकिन प्रेस एक समूह नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो आ, बड़ा आ, अप, परी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 73 का वो हो जाएगा आ। यदि इसके आगे हमने आ जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। और अव्यवस्था का मतलब चीजें इधर उधर होना। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों लंबोदर में कौन सा समास है? प्यारे साथियों यह जो क्लास आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है या जो क्लास बनाई गई है इसमें हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है। ठीक, हिंदी के वह महत्वपूर्ण टॉपिक विषय या टॉपिक लिए गए हैं जिनसे पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। बस आप इन सारी चीज़ों को देख लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुवीरी है। तो लंबोदर में जो समास देखने को मिलेगा बच्चों वो है बहुवीरी। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। ठीक, अब लंबा है उदर जिसका क्या होता है? तो वो होते हैं प्यारे बच्चों गणेश जी। और बहुवीरी समास का मतलब ही यही होता है क्या कि जहां पर दो के अलावा किसी तीसरे की बात की जाती है, यानी कि दो पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर बहुवीरी समास होता है। ठीक, देखो अभी यहाँ पर समास की बात आई है तो समास के बारे में बता दूं आपको कि यहाँ दो शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? दो शब्दों का मेल। और दो शब्दों के मेल से मिलकर जो परिवर्तन होता है उसे हम कहीं ना कहीं समास कहते हैं। और इस समास में जो होता है बच्चों वो ध्यान रखिएगा समास में विग्रह होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या बहुवीरी समास है?
तो देश प्रेम में जो समास आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, तत्पुरुष समास, यानी कि देश के लिए प्रेम, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 76। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो परमेश्वर के अंतर्गत जो समास है बच्चों, ये याद रखना है आप लोगों को कि परमेश्वर जो है इसमें आप लोगों को परम है जो ईश्वर। ठीक, तो परम है जो ईश्वर का मतलब है वो कर्मधारय समास। कर्मधारय जो समास होता है इसकी पहचान ये होती है कि इसमें जो शब्द आता है बीच में, इसका विग्रह करने पर या तो है जो आता है या फिर के समान आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, या तो है जो आ जाएगा या फिर के समान आ जाएगा। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में नए समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है? बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो अनायास शब्द है, इस अनायास शब्द में कौन सा समास है। ठीक, तो प्यारे बच्चों अनायास शब्द में जो समास देखने को मिलेगा वो नए समास देखने को मिलेगा, यानी कि 77 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब आप लोग कहेंगे सर ये नए समास क्या होता है? तो नए समास का मतलब जो एक तरीके से प्यारे बच्चों ये ध्यान रखेगा, जो नकारात्मक चीज को दर्शाने वाला समास होता है वो होता है नए समास, ये जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 77 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके सामने, तो ये हो जाएगा नए समास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 78। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो यहां पर गौशाला में जो समास आ जाएगा वो आ जाएगा तत्पुरुष, गो के लिए शाला। चलिए नवग्रह में कौन सा समास है? तो नौ ग्रह का आश्रय जिसे अपन बोलते हैं, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए नवग्रह में जो है वो कौन सा, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा द्विगु, जहां पर संख्या का बोध हो। चलिए अगला प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने 80 नंबर का, कि विद्यार्थी जो है इस विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास आएगा? तो मुझे बताइए, ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी में प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ए, यानी कि तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न है 81। कन्यादान में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो कन्यादान के अंतर्गत आने वाला जो समास है वो समास आ जाएगा कन्या के लिए दान, मतलब कि तत्पुरुष समास। तो 81 का हो जाएगा बी। चलिए साग पात में कौन सा समास है? यह आप लोगों को बताना है प्यारे बच्चों के, जो साग पात शब्द लिखा हुआ है इस साग पात में कौन सा कहीं ना कहीं समास देखने को मिलेगा। अब यहां पर यदि हम बात करें तो एक तरीके से जो समास है वो सबसे सरल यदि समास है तो वो यही है, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। 82 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब इस द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। चलिए अगला प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्विगु है? तो नीलकमल के अंतर्गत आने वाला जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, नीले हैं जिसके कमल, तो कहीं ना कहीं कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, जैसे कि चरण कमल, कनकलता, कमल नयन, प्राण प्रिय, मृग नयन, ये सारे शब्द, महापुरुष, महादेव, अधमरा, ये सब कर्मधारय के उदाहरण बताए मैंने आपको। चलिए चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि चतुर्भुज जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय। तो इस समास में देखा जाए तो संख्या है तो उस हिसाब से द्विगु होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चार भुजाओं वाले की बात हो रही है। तो चार है भुजाएं जिसकी, तो चार है भुजाएं जिसकी मतलब किसके बारे में बात हो रही है? विष्णु जी के बारे में बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर समास जो है वो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न है भाई बहन में कौन सा समास है? सब बच्चे बता देंगे ये तो। अब द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहन भाई के अंतर्गत आने वाला जो समास है भैया वो हो जाएगा द्वंद्व समास। तो 85 का हो जाएगा ए। चलो बच्चों अगला प्रश्न है 86। वनवास में कौन सा समास है? बहुत अच्छे से बताइए भैया, आपके सामने दे रखा है वनवास। राम जी ने 14 वर्ष का जो वनवास काटा था उसी के मुताबिक दे रखा है वनवास शब्द। तो वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। ठीक, तो वनवास में कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न है
नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने एक तत्सम और तद्भव के बारे में बता दूं क्या होता है। तो तत्सम का मतलब यदि आप देखेंगे, तत्सम का मतलब होता है ऐसे शब्द जो जिस भाषा के आए हैं, संस्कृत, वह शब्द जो संस्कृत से आए हैं और ज्यों से त्यों आज हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। ज्यों का त्यों यदि हम उनका प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चों वो कौन से शब्द हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। यानी कि उनमें कोई परिवर्तन ना करके जैसा का वैसा हम प्रयोग करें तो वो है तत्सम शब्द। ठीक। और वहीं यदि देखा जाए प्यारे बच्चों, तद्भव का मतलब क्या है। तद्भव का मतलब होता है जिन्हें कहीं ना कहीं परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है। तद्भव दोनों साथ आते हैं, तत्सम तद्भव। तो तद्भव का मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से विकृत रूप होता है। ये विकृत रूप का मतलब परिवर्तित रूप। ठीक। तो यहाँ पर तत्सम मतलब जो एक तरीके से कह सकते हो संस्कृत से जैसे आए वैसा का, तो वैसा का वैसा प्रयोग करते हैं, तो वह शब्द हो जाएगा गोधूम। तो 86 का हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव का मतलब आप लोगों को पता है जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं। तो बैंक है, मुहु है, प्रलाप है, मर्म है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मुहु। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें, जिनके कई सारे खंड हो सके उन्हें रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, मिश्रित। तो ऐसे शब्द को कहीं ना कहीं कहा जाता है यौगिक। यानी कि यौगिक का मतलब क्या होता है, तो योग अर्थात मेल से बना हुआ शब्द। सब मेल से बना हुआ मतलब दो शब्दों के मेल से बना हुआ जो शब्द होता है वो कहलाता है यौगिक शब्द। सर जैसे, तो जैसे का मतलब आप लोगों के सामने मैंने लिखा विद्यालय। अब विद्यालय दो शब्द से मिलकर बना है बच्चों। एक तो विद्या अलग चीज हो गई और एक आलय अलग चीज हो गया। तो इस प्रकार से दो चीजों के मेल से बना हुआ शब्द कहलाता है यौगिक। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, मतलब जो देश का जन्मा हुआ शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों पुष्कर। क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया अगला प्रश्न है 90। बताइए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता। मतलब जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो ऐसे शब्द होते हैं जो खुद के देश में विकसित होते हैं, उनके बारे में पता नहीं चलता है, तो वो शब्द कहलाते हैं देशज। वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो वकील जो शब्द है बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक। चलिए 92 हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है, जो सब लोगों की प्रिय है। बहुत सारे लोग सुबह शाम दोपहर के टाइम पे जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो है चाय। दो लोगों के दिलों को जोड़ने वाली यदि कोई चीज है तो वो है चाय। तो इस शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं इसको बोलने के लिए, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं चाइनीज। तो चाइनीज चीज जैसे होती है तो उसमें चीनी लोगों के बारे में बोला जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी। तो यहाँ पर स्टेशन शब्द जो है एक तरीके से जहाँ पर बसों का रुकने का स्थान होता है या हर एक चीज की जो स्टेशन होती है उसे अपन बोलते हैं, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, 93 का हो जाएगा बी। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर का मतलब होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वो संकर शब्द कहलाता है। अब रेलगाड़ी क्या है, तो रेलगाड़ी उसी का उदाहरण है आपके सामने, ये तत्सम, विदेशज, देशज या संकर। तो कहीं ना कहीं रेलगाड़ी दो भाषा का शब्द है बच्चों। एक तो रेल अलग है और गाड़ी अलग है, दोनों शब्द अलग अलग हो गए। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द हो गया। तो दो भाषाओं के शब्द हो गए इसलिए संकर शब्द हो गया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है आप लोगों के सामने, वानर का तद्भव रूप क्या होगा। वानर जो होता है इसका आपको तद्भव बताना है कि वानर का तद्भव रूप क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वानर का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा बानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो इस 96 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वानर का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बंदर। क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये
क्लास समझ में आ रही होगी और यदि वीडियो पसंद आता है बच्चों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं। दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन एक तरीके से संस्कृत का आया हुआ शब्द है। इसका परिवर्तित रूप ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी में या डी में, तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मतलब यह तद्भव रूप है। चलिए 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो तत्सम मतलब का होता है जो संस्कृत से आया हुआ है, तो ऐसा शब्द हो जाएगा ए यानी कि उद्गम। चलो भैया अगला प्रश्न है 99, अपील शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अपील जो शब्द है 99, ध्यान रखना यह है विदेशज यानी कि विदेशी भाषा का शब्द है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का सबसे आखिरी और अंतिम सवाल आप लोगों के सामने मगही शब्द है। तो मगही जो शब्द है आप लोगों को बताना है इसके बारे में कि ये कैसा शब्द है। तो ये है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आप लोगों के सामने जो मगही है वो है तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को हिंदी भाषा के अंदर टोटल 100 प्रश्न पढ़ाए हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक को कवर करवाया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।